हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय। इस वीडियो में हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट नंबर 2। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हार्मोन। हार्मोन क्या है यह बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हार्मोन क्या है। देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, वैसा रासायनिक यौगिक जो जंतुओं और पादपों में रासायनिक दूत या संदेश वाहक का कार्य करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन क्या है अगर आपको याद करना है तो आपको सिर्फ 2 शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। कितने शब्दों की जानकारी होनी चाहिए? 2 शब्दों को। पहला कि यह जो है हार्मोन एक रासायनिक यौगिक है, यह एक तरह का केमिकल है, रासायनिक यौगिक। और ये ऐसा रासायनिक यौगिक है जो क्या करता है? यह करता है मैसेंजर की तरह कार्य, संदेश वाहक की तरह कार्य। ठीक है, तो समझ गए। ऐसा केमिकल जो कैसा काम करता हो? संदेश वाहक का काम करता हो, संदेश पहुंचाने का काम करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोन। संदेश वाहक को आप रासायनिक दूत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रासायनिक दूत। तो समझ में आ गया होगा। कोई पूछे आपसे कि हार्मोन क्या है तो आप कहिएगा कि रासायनिक यौगिक है। फिर पूछेगा कि कैसा रासायनिक यौगिक है तो आप कहिएगा कि जो संदेश वाहक का कार्य करता है या फिर रासायनिक दूत का कार्य करता है। यही तो 2-3 बात याद रखना है। हमें उम्मीद है कि आप हार्मोन समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए ग्रंथि जो होती है वह 2 तरह की होती है। ग्रंथि कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि और दूसरा क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। ये 2 तरह की ग्रंथियां होती है। कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये ग्रंथि किसे कहते हैं। तो देखिए ग्रंथि जो है एक तरह का अंग है। जैसे हमारा हाथ एक अंग है, नाक एक अंग है, उसी तरह से ग्रंथि भी एक अंग है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस ग्रंथि से या तो हार्मोन निकल रहा हो, नहीं तो एंजाइम निकल रहा हो। कोई ऐसा अंग जिससे हार्मोन या एंजाइम निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रंथि बोलते हैं। यह अंग ही, जैसे हमने कहा कि नाक जो है हमारा एक अंग है, तो नाक से किसी तरह का हार्मोन नहीं निकलता है, किसी तरह का एंजाइम नहीं निकलता है, इसलिए नाक को हम ग्रंथि नहीं बोलेंगे। समझ गए। लेकिन आँख जो होता है, आँख या फिर त्वचा, उसमें ग्रंथि पाई जाती है क्योंकि उससे जो है क्या निकलता है? उससे एंजाइम निकलता है। हमारे मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो आप ग्रंथि समझ गए होंगे। कोई पूछे कि ग्रंथि किसे कहेंगे तो आप क्या कहिएगा कि जिससे हार्मोन निकले या एंजाइम निकले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रंथि बोलेंगे। तो ग्रंथि कितने तरह का हुआ? 2 तरह का, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो पहले देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो वैसी ग्रंथियाँ जिसमें नलिका पाई जाती है, वैसी ग्रंथियाँ जिसमें क्या पाई जाती है? नलिका पाई जाती है तथा जिससे एंजाइम का स्रवण होता है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। जैसे लार ग्रंथियाँ, श्वेत ग्रंथियाँ आदि। बहुत ही आसान है। बहिस्रावी ग्रंथि अगर कोई आपसे पूछ ले कि किसे कहते हैं तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि जिसमें नलिका पाई जाती है। तो पूछेगा कि बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका पाई जाती है तो आप कहें कि हाँ, बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन या एंजाइम। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रंथि से या तो हार्मोन निकलता है, नहीं तो एंजाइम निकलता है।
तो आपसे पूछेगा कि बहिस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो आप क्या कहेंगे, एंजाइम निकलता है। तो दो बातें हैं, पहला बात कि जिसमें नलिका पाई जाती है, नली पाई जाती है, और दूसरा कि इससे क्या निकलता हो, एंजाइम निकलता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहिस्रावी ग्रंथि बोलेंगे। एग्जाम्पल पूछेगा तो आप बताएंगे लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। लाल ग्रंथि समझते हैं मुंह में पाया जाता है, और श्वेत ग्रंथि त्वचा में पाया जाता है, जिससे पसीना निकलता है। पसीना जो निकलता है हम लोग के बॉडी से, वह किस ग्रंथि से निकलता है, श्वेत ग्रंथि से निकलता है। तो बहिस्रावी ग्रंथि समझ गए। अब इसी का भाई है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसको समझ लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो अगर पूछेगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो आप कहिएगा कि वैसी ग्रंथियां जिसमें नलिका नहीं पाई जाती है। बहिस्रावी ग्रंथि में नलिका पाई जाती थी, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं पाई जाती। और इससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, ये भी याद रखना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि में दो बात याद रखनी है। पूछेगा कि नलिका पाई जाती है, तो आप कहना कि नहीं, नलिका नहीं पाई जाती। इससे क्या निकलता है, तो आप कहिएगा कि इससे हार्मोन निकलता है। यही हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि का परिभाषा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को क्लास 10th में अंतःस्रावी ग्रंथि ही पढ़ना है, बहिस्रावी ग्रंथि के विषय में बहुत जानकारी नहीं रखनी है। मैंने ऐसे ही परिभाषा बता दिया है, बस परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे, और विशेष बात आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, 11th-12th में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से एक प्रश्न है, पूछेगा आपसे कि मनुष्य में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे, तो आप इन 8 ग्रंथि का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है पिनियल ग्रंथि, दूसरा है पीयूष ग्रंथि, जिसे कि इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तीसरा है अबटू ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड, चौथा है पराबटू ग्रंथि, इंग्लिश में इसको बोलेंगे पाराथायराइड ग्लैंड, पांचवा है एड्रिनल ग्रंथि, छठा है थाइमस ग्रंथि, सातवां अग्नाशय जिसे कि इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं, और आठवां है जनन ग्रंथि यानी कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो यही 8 तरह का ग्लैंड जो है हम लोग के किसमें पाया जाता है, शरीर में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 8 तरह का ग्लैंड पाया जाता है। अब इन 8 ग्लैंड को देखिए, फिगर में समझने की कोशिश कीजिए। फिगर बायोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण है। फिगर को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी बायोलॉजी को। देखिए यहाँ पर मस्तिष्क में, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लोग को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पिनियल ग्लैंड। यहाँ लिखा हुआ है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, और पिनियल ग्लैंड के ही नीचे पाया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। एक हाइपोथैलेमस भी होता है, जो मैंने आप लोगों को मस्तिष्क में पिछले वीडियो में, जो भी लोग पिछले वीडियो देखे होंगे उनको याद होगा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है। यहाँ पिनियल ग्लैंड हो गया, कहाँ, देखिए यहाँ बीच में, ये जो बीच में है, बीच वाला जो होता है शंकर जी की आँख, यहाँ त्रिनेत्र रहता है ना, इसी के भीतर, इसमें अगर कोई छेद करने वाला चीज़ हुआ, उससे भीतर जाइएगा तो भीतर आपको क्या मिलेगा, पिनियल ग्लैंड मिलेगा। ठीक है, और उसके थोड़ा सा नीचे क्या मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। समझ गया। यहाँ पर देखिए पाराथायराइड ग्लैंड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, और थायराइड ग्लैंड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ इस जगह कोई आपसे पूछेगा कि थायराइड ग्लैंड और पाराथायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, तो आप यहाँ बताइए। पिट्यूटरी ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि यहाँ इसके अंदर, और यहाँ ये जो लैरिंग्स है, यहाँ क्या पाया जाता है, यहाँ 2 और ग्रंथि पाई जाती है। एक हो गया आपको अबटू ग्रंथि, इंग्लिश में बोलेंगे इसको थायराइड ग्लैंड, और दूसरा पराबटू ग्रंथि यानी कि पाराथायराइड ग्लैंड। लोकेशन समझ गए। और नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, ये है थाइमस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। कहाँ है ये वक्ष में है। वक्ष मतलब सीना यहाँ। ठीक है, यहाँ 2 ग्रंथि, पिट्यूटरी और पिनियल, यहाँ भी 2 ग्रंथि, थाइमस अबटू और पराबटू, और यहाँ सीना में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। फिर देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा एक किडनी के ऊपर,
किडनी के ऊपर और पीछे रहता है। इसमें तो आपको दिख रहा होगा ऊपर जस्ट, लेकिन यह किडनी के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ अंदर की ओर धंसा रहता है दो ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। तो ये दोनों किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। उसके बाद ये देखिए, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय जो पढ़े होंगे पाचन तंत्र में, ये कहाँ पाई जाती है? यही दोनों किडनी के बीच में, इस जगह पर दिख रहा है साफ साफ आप लोगों को। फिर यहाँ लिखा हुआ है ओवरीज। ओवरीज का मतलब होता है अंडाशय। तो यह महिलाओं में पाया जाता है। ये जो देखिए यहाँ और यहाँ पर ये दो अंडाशय है, ये पुरुषों में नहीं महिलाओं में पाई जाती है। पुरुषों में इसके स्थान पर क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाया जाता है। टेस्टिस, यहाँ पर देखिए ये दो टेस्टिस होता है। महिलाओं में दो ओवरीज होती है और पुरुषों में इसके स्थान पर क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? दो होती है। ठीक है। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहा जाता है। वैसे लोग ऐसे बोल देते हैं हाइड्रोसिल इसको, लेकिन हाइड्रोसिल ये नहीं है। हाइड्रोसिल एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि टेस्टिस में पानी भर जाता है, तो उसको हाइड्रोसिल बीमारी है। लेकिन गांव समाज में लोग हाइड्रोसिल बोल देते हैं, वो गलत है। रियल नाम है इसका टेस्टिस यानी कि वृषण। तो समझ गए आप लोग फिगर में? ये समझना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। यहाँ मस्तिष्क में कपाल के अंदर दो ग्रंथि पिनियल और पिट्यूटरी, यहाँ पर दो ग्रंथि कौन कौन? अबटू और पराबटू। वक्ष में कौन हो गया? थाइमस। किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल, और फिर अमाशय के पास पाई जाती है ये सॉरी दोनों किडनी के बीच में दिख रहा है पैंक्रियाज अग्नाशय, और फिर दो अंडाशय महिलाओं में और दो वृषण पुरुषों में। तो ये सब जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इतना बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे बारी बारी से सभी ग्रंथियों को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पिनियल ग्रंथि लिखा हुआ है। तो मैंने भी आपको बताया है कि पिनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। ये हाथ का चित्र आप लोगों को दिख रहा है। यह मस्तिष्क में यहाँ इसके अंदर पाया जाता है, भीतर की ओर। तो ये पिनियल ग्लैंड हो गया। अब इससे क्या क्या सवाल बनता है ये देख लीजिए। यह मस्तिष्क में पाई जाती है, ये तो आप समझ गए। पूछेगा पिनियल ग्रंथि के विषय में तो आप क्या कहिए कि यह मस्तिष्क में पाई जाती है। इससे मेलाटोनिन तथा सेरोटोनिन नामक हार्मोन निकलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया है कि कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि हो तो उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगा हार्मोन। ठीक है। तो यहाँ से भी दो हार्मोन निकलता है। कौन कौन? याद रखिएगा, पहला मेलाटोनिन और दूसरा सेरोटोनिन। फिर से बोलिए, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। अब मेलाटोनिन का क्या काम है देखिए। मेलाटोनिन के विषय में लिखा हुआ है कि मेलाटोनिन के कारण रात में त्वचा का रंग हल्का काला हो जाता है। देखिए मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से क्या होता है कि रात में आपका जो त्वचा है वह ऑटोमेटिक थोड़ा सा काला हो जाएगा। बहुत काला नहीं, एकदम थोड़ा सा काला। वैसे आप लोग पढ़े होंगे कि त्वचा का रंग निर्धारित मेलानिन करता है। मेलानिन नहीं है, ये क्या है? ये है मेलाटोनिन। क्या है? मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन का काम समझ गए। मेलाटोनिन की वजह से क्या होता है कि रात में त्वचा का रंग हल्का काला हो जाता है। उसके बाद है सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन से क्या होता है? तो इससे नींद आता है। ठीक है। एकदम नींद जो आता है वह सेरोटोनिन की वजह से होता है। यह बच्चों में बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। इसलिए आप देखिएगा कि बच्चा सब जो होगा वो खूब सोएगा। ठीक है। बच्चा सब खूब सोता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बूढ़ा आदमी को देखिएगा कि उसको नींद बहुत कम आता है। उसको नींद की गोली भी खिलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में सेरोटोनिन की मात्रा बहुत कम जाती है। ठीक है। तो नींद हमें किस हार्मोन की वजह से आती है? सेरोटोनिन की वजह से। और सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? पिनियल ग्रंथि से। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यह सबसे छोटी ग्रंथि, याद रखना है। पर पूछेगा एग्जाम में कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो आप क्या बताएंगे? पिनियल ग्रंथि। ठीक है। तो पिनियल ग्रंथि से 3-4 बात याद रखना है। पहला बात, यह कहाँ पाया जाता है? तो आप तुरंत कहिएगा कि मस्तिष्क में पाया जाता है।
पूछेगा कि किससे कौन कौन हार्मोन निकलता है, तो 2 हार्मोन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन का क्या काम है, रात में त्वचा का रंग हल्का काला कर देता है यह। और सेरोटोनिन का क्या काम है, तो सेरोटोनिन की वजह से क्या होता है कि हमको नींद आती है। बच्चों में सेरोटोनिन अधिक मात्रा में स्रावित होती है और बुढ़ापा में बहुत कम होती है। ठीक है। और एक और बात कि ये जो हार्मोन है पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है। तो पिनियल ग्रंथि समझ गए। अब हम लोग समझेंगे पीयूष ग्रंथि। चलिए पीयूष ग्रंथि को देख लेते हैं। तो इसका लोकेशन यहाँ पर अभी मैंने आपको समझाया है कि यह मस्तिष्क में कपाल के भीतर पाई जाती है। तो लोकेशन आप लोग जानते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो बात है उसको समझ लीजिए। लिखा हुआ है कि यह खोपड़ी के स्फेनाइड नामक हड्डी में धंसी रहती है। खोपड़ी में एक हड्डी है जिसका नाम है स्फेनाइड, उसी में धंसी रहती है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है, बहुत कम वजन, 0.6 ग्राम मात्र इसका वजन है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि चूंकि यह अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों की समय और मात्रा को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप कहना कि पीयूषवा लड़का नहीं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। ठीक है। अब पूछा कि क्यों, ये पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन बैंक तो एक साल पूछा था कि पीयूष ग्रंथि को, पीयूष नहीं पिट्यूटरी लिख कर पूछा था कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि का ही तो इंग्लिश होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोनों के समय और मात्रा को नियंत्रित करता है। मतलब कोई दूसरा ग्रंथि है, उससे कब हार्मोन निकलेगा, ये कौन नियंत्रित करता है, यही पीयूष ग्रंथि। साथ ही साथ यह भी नियंत्रित करता है कि कोई दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि है तो उससे कितना मात्रा में हार्मोन निकलेगा, कब निकलेगा और कितना निकलेगा, ये दोनों बात कौन निर्धारित करता है, पीयूष ग्रंथि। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि बाकी सब पर इसका कंट्रोल है। ये समझ गया। अब इससे कौन कौन हार्मोन निकलता है देख लीजिए। इससे एसटीएच हार्मोन निकलता है, एलटीएच निकलता है, जीटीएच निकलता है, एसीटीएच निकलता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इतना तरह का हार्मोन निकलता है इससे, ये भी आपको समझना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ समझिए। एसटीएच का को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है। कोई भी आदमी बहुत लंबा हो जाता है, चाहे कोई आदमी बौना हो जाता है, तो वही एसटीएच के कारण। और एसटीएच हार्मोन सही मात्रा में निकलेगा तो वह लंबा होगा, कम निकलेगा तो वह बौना हो जाएगा। यह होता है एलटीएच हार्मोन, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो एलटीएच हार्मोन जो है स्त्रियों के स्तन में, स्त्रियों के छाती में जो दूध आता है, इसी एलटीएच हार्मोन के कारण आता है। यह है जीटीएच हार्मोन। जीटीएच हार्मोन क्या करता है, जनन ग्रंथि को उत्प्रेरित करता है ना। जनन ग्रंथि आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि पुरुषों में वृषण होता है और महिलाओं में अंडाशय होता है। तो इन दोनों को उत्प्रेरित कौन करता है, जीटीएच हार्मोन करता है। एसीटीएच, एसीटीएच जो है यह कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्रंथि में आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो उसको नियंत्रित कौन करता है, यही एसीटीएच हार्मोन करता है। और फिर है ऑक्सीटोसिन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के विषय में जानिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है यह क्या क्या करता है, तो पहला बात कि कोई भी छोटे बच्चों को अगर आप देखते हैं और आपको उससे बहुत अधिक प्यार करने का मन करता है, उसको लेके गोद में खिलाने का मन करता है, उसको चुम्मा करते हैं, लुलु करते रहते हैं, तो वह सब किसके वजह से, वह ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, इसलिए आपको उस बच्चे पर प्यार आता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कमाल है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन से यह भी बात जान लीजिए, कभी कभी देखते होंगे कि गाय या भैंस जब दूध नहीं देती है तो उसको एक सुई लगाता है किसान, और तब जो है वह दूध देती है। तो वह जो सुई लगाता है, वह सुई में कौन सा हार्मोन होता है, यही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है। तो ये समझ गए, ये सब हार्मोन एसटीएच, एलटीएच, जीटीएच, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन सब कहाँ से निकलता है, ये सब पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और यह दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना है सभी को। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि अभी मैंने आपको बताया पिनियल ग्रंथि,
और पिनियल ग्रंथि के बाद अगर पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि, यही पीयूष ग्रंथि। हो सकता है कि आप सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे पिनियल ग्रंथि न रहे, आप पूछे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो आप क्या बनाएंगे, पीयूष ग्रंथि। अगर पिनियल न है तो क्या बनाना है, पीयूष। अगर पिनियल है तो फिर पिनियल ही बनाना है, समझ गए। तो पिनियल सबसे छोटी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग तीसरे ग्रंथि को देखते हैं। तीसरा ग्रंथि है यहाँ पर अवटु ग्रंथि। तो देखिए अवटु ग्रंथि यहाँ पर है, इस जगह मैंने बताया है ना यहाँ। तो अवटु ग्रंथि से क्या क्या सवाल है इसको देखिए, फोटो देख लिए हैं आप लोग। अवटु ग्रंथि, इसी को इंग्लिश में हम लोग थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। तो बायोलॉजी में इंग्लिश को ही हिंदी में लिख के पूछा जाता है, मैं कई वीडियो में आप लोग को कह चुका हूँ। इसका लोकेशन पहले देखते हैं। तो यह ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब श्वास नली। ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे अवस्थित होती है, ठीक है। ये जो पूरा हुआ नली, श्वास नली हुआ, इसी में लैरिंग्स रहता है। लैरिंग्स मतलब जिससे वॉइस निकलता है, वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं। जो मेरा दिख रहा होगा ये उभरा हुआ, यही क्या है, लैरिंग्स है। श्वास नली तो यहाँ से ही अंदर से ही शुरू हो जाता है। अंदर छेद एक है, दो छेद रहता है, एक को ग्रास नली बोलते हैं, एक को श्वास नली बोलते हैं। तो श्वास नली जो है वो लंबा जो है, वो पाइप जैसा है। तो वही ट्रैकिया के दोनों मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, कहाँ, लैरिंग्स के नीचे, जो दिख रहा है इसके नीचे रहता है। और इससे हार्मोन निकलता है, कौन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। देखिए कोई भी ग्रंथि हो, आपको उसमें दो बातें पता करनी है। पहले कि वो है कहाँ, उसकी मतलब लोकेशन को देखना है, उसकी स्थिति को देखना है कि वो कहाँ है। और दूसरा कि उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन का काम क्या है। बस यही दो तीन बात अगर आप याद रखते हैं तो ग्रंथि कंप्लीट हो जाएगा। तो अवटु ग्रंथि कहाँ पाया गया, श्वास नली में, ट्रैकिया के नीचे, ट्रैकिया में लैरिंग्स के नीचे। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, जिसमें आवाज़ की उत्पत्ति होती है, आवाज़ बनती है। पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो क्या बताना है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन। ये सब पहला बार पढ़ रहे हैं, नाम टफ लग रहा होगा, डरने की कोई बात नहीं है। 2 4 5 बार नाम सुनिएगा, याद हो जाएगा। जैसे विदेशी क्रिकेटर का नाम याद हो जाता है कि लोनबेबो सेत्सोगो, तो कोई अच्छा नाम थोड़े है, लेकिन ये क्रिकेटर है तो आसानी से याद हो गया। तो उसी तरह से यह सब भी आपको याद हो जाएगा कि अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन हार्मोन, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस इंटरेस्ट दिखाना, जैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो क्रिकेटर का नाम याद हो जाता है, वैसे ही बायोलॉजी में अगर आप इंटरेस्ट दिखाइएगा तो ये सब भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकला थायराइड ग्रंथि से। इसका काम अब देख लेते हैं। तो इसका पहला काम लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है यार, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपको पता है, प्रोटीन भी खाते हैं, वसा भी खाते हैं। तो इन तीनों के उपापचय को, उपापचय मतलब मैंने आपको बताया था कि जो पचता है और पच के शरीर में जाता है, इस सारी क्रियाओं को उपापचय बोलते हैं। तो याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों के उपापचय को कौन नियंत्रित करता है, थायराइड ग्रंथि। दूसरा काम देख लीजिए, यह यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है। ग्लाइकोलिसिस सुने होंगे कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज बन जाता है ना। जैसे कि किसी शादी उदी में चल गया, बारात में चल गए, तो बारात में मिठाई ढाला है, तो क्या होता है, बहुत सारा ऐसा आदमी होता है कि 20-20 को स्पंज खा जाता है। ढला स्पंज देखता है, 20 को चाप दिया, 20 को स्पंज आप चाप दिए, तो 20 को स्पंज में बहुत सारा ग्लूकोज होगा, सब ग्लूकोज खर्चा होगा नहीं। वो ग्लूकोज क्या होता है, वह लीवर में जाकर, यकृत में जाकर जमा हो जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज किस में जमा हो गया, लीवर में। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो यह भी कौन करता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को कौन बढ़ाता है, बढ़ाता है होगा, ये है थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। आप लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं तो इसका नोट्स भी बनाया कीजिए, और इसका तरीका सिंपल है। एक क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझ लीजिए, वीडियो रोक के उसका नोट्स बना लीजिए। यानी कि सब भाषा में लिखा हुआ रहता है, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर एक क्वेश्चन लिख लिए,
फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए चला के वीडियो, उस समझ में आ गया फिर उसको लिख लीजिए। इसी तरह से आपको करते रहना है। आगे अब बढ़ते हैं। अब है पराबटु ग्रंथि। चलिए, पराबटु ग्रंथि का लोकेशन भी इसी जगह है, देखिए लिखा हुआ है पाराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पर, ठीक है। इसकी संख्या 4 होती है। अगर आप गौर से देख पा रहे हैं तो देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ये 2 हो गया, और एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये 4 होता है संख्या, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं कि पाराथायरॉइड पराबटु ग्रंथि है क्या। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई 4 छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई कितनी ग्रंथियां होती है? 4। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल हो गया, आपसे पूछेगा कि पराबटु ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, तो आप तुरंत कर देना कि 4 होती है। यहाँ जिन्हें होना चाहिए, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, जिन्हें पैराथायरॉइड कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से जुड़ी हुई कितनी ग्रंथि होती है? 4। उन चारों ग्रंथि को क्या कहते हैं? पैराथायरॉइड कहते हैं। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा? तो पैराथायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन, उसी तरह से पैराथायरॉइड से कौन हार्मोन? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अब इस हार्मोन का काम देखिए, इस हार्मोन की अधिकता से रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है। यह हार्मोन जब अधिक मात्रा में निकलता है तो क्या होता है? कैल्शियम बढ़ जाता है, जो गुर्दे में पत्थर के रूप में जमा हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि कोई आदमी को गुर्दा में, गुर्दा मतलब है किडनी, किडनी में पत्थर हो गया है, तो पत्थर कैसे होता है समझ लीजिए। यही पराबटु ग्रंथि से निकलता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन। और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन का क्या काम है? यह कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कभी कभी पैराथायरॉक्सिन अधिक मात्रा में निकल जाता है, जिससे कैल्शियम बढ़ जाएगा, रक्त में बहुत अधिक कैल्शियम बढ़ जाएगा, और वह कैल्शियम क्या होता है? गुर्दे में पत्थर के रूप में जमा हो जाता है ना। जो गुर्दा में पत्थर बनता है, इसका नाम क्या है? याद कर लीजिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट इसका नाम है। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा कि गुर्दे में बनने वाली पत्थरी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहिए कैल्शियम ऑक्जेलेट, यही है पत्थरी का नाम। तो पराबटु ग्रंथि समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि कौन है, नेक्स्ट ग्लैंड कौन है। अब है यहाँ पर थाइमस ग्रंथि। तो ये देखिए यहाँ पर वक्ष में है, हृदय में पाया जाता है यह। तो इसके विषय में जान लेते हैं। इसमें बहुत छोटा सा बात लिखा हुआ है कि यह वक्ष गुहा में पाई जाती है। वक्ष गुहा मतलब हृदय के अंदर जो गुहा है, खाली जगह है, उसमें पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। इससे निकलने वाला हार्मोन लिम्फ कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कहाँ से निकलने वाला हार्मोन लिम्फ कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका बहुत तरह का होता है, जिसमें से कोशिका है लिम्फ कोशिका। तो लिम्फ कोशिका का निर्माण कौन करता है? थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। किस ग्रंथि से निकलने वाला? थाइमस ग्रंथि से। ये भी समझ गए। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं हम लोग एड्रिनल ग्रंथि। यह देखिए किडनी के ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों किडनी के पास, ठीक है। तो इसकी संख्या अगर पूछेगा तो 2 बताइएगा, है ना। दोनों किडनी पर एक एक पाया जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि की संख्या 2 हो गई। अब जो है इसके विषय में जान लेते हैं। यह किडनी के ऊपरी सिरे पर अंदर की ओर स्थित होता है। तो आपने देखा ही, किडनी के जस्ट ऊपर रहता है, लेकिन किडनी के माथा पर नहीं। जैसे मान लीजिए कि यह किडनी है, तो यहाँ नहीं, इधर पीछे होगा, ठीक है। तो किडनी के ऊपर लेकिन पीछे अंदर की ओर धंसा रहता है, ठीक है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसके बाहरी भाग को पूछेगा आपसे कि एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो आप कहिए कि कॉर्टेक्स कहते हैं। और भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो मेडुला कहते हैं। भीतरी भाग को मेडुला, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स। तो 4 बार बोलना है, अपने याद हो जाए, है ना। एकदम ये मत सोचना है कि याद ना होगा, सोच रहा कि याद होबे करेगा। जैसे क्रिकेट खेलता है, मान लो छक्का लगाने का मन है, अब बैट चलाया पूरा जोर से, खूब जोर से बैट चलाया, अब बैट तो चला दिया, लेकिन गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या कहता है, फिर अब हम बैटिंग ना करेंगे, दूसरा को उतारो, हमारे ना लगेगा छक्का। ऐसा नहीं करता, फिर अगला बॉल पर प्रयास करता है, फिर से छक्का मारने की कोशिश करता है। उस बॉल पर भी ना लगे तो फिर क्या करता है, तीसरे बॉल पर कोशिश करता है। अगर उस दिन आउट हो गया तब भी क्रिकेट खेलना बंद नहीं करता है, फिर अगला दिन आता है और छक्का लगाता ही है ना।
अगर वो क्रिकेटर सोचे कि ना एगो बॉल पर हम मारे छक्का न लगा तो आज से क्रिकेट खेलना बंद, वो कभी भी क्रिकेटर नहीं बन सकता, अच्छा क्रिकेटर नहीं बन सकता। समझ में आया? तो एकदम एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार बोलना है, बार बार प्रयास करना है, वो अपने याद हो जाएगा। कोई बड़का बात थोड़े है, छोटा छोटा बात सब है। मेहनत करने की आवश्यकता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाना है, तो एकदम मेहनत करना है, अच्छे से याद कर लेना है, आप बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर से पास होना है। ठीक है? तो एड्रिनल ग्रंथि में आपने क्या देखा कि इसका एक बाहरी भाग होता है जिसको कॉर्टेक्स बोलते हैं और एक भीतरी भाग होता है जिसको मेडुला बोलते हैं। अब इससे हार्मोन क्या क्या निकलता है इसको देखिए। तो कॉर्टेक्स से 3 हार्मोन निकलता है। एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब देखिए नाम टफ आ गया, बहुत आदमी भागेगा छोड़ के यहाँ से, भागना नहीं है ना, डरना नहीं है, क्वेश्चन से लड़ना है। ठीक है? ये हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, उसके बाद है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। 3 तरह के हार्मोन निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या काम करता है? यह ग्लूकोज वगैरह को पचाने उचाने में काम करता है। कौन? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो मिनरल मतलब क्या होता है? लवण। यह लवण से जुड़ा हुआ है। और यह लिंग हार्मोन, तो लिंग हार्मोन समझते ही हैं, 2 तरह के, स्त्रीलिंग में अलग तरह का हार्मोन होता है और पुल्लिंग में अलग तरह का होता है। आगे अभी हम पढ़ाएंगे भी आप लोगों को। ये कॉर्टेक्स 3 को निकला, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन। उसके बाद है कि मेडुला से, तो मेडुला से भी 2 हार्मोन निकलता है, एक है एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। समझ गया? चाहे कि मेडुला से कौन कौन हार्मोन निकलता है? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है अग्नाशय, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ऑब्जेक्टिव में भी सवाल रहेगा। तो अग्नाशय देखिए यहाँ पर, यही अग्नाशय है। ठीक है? तो अग्नाशय से क्या क्या सवाल बनता है इसको देख लेते हैं। देखिए अग्नाशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी है, लेकिन हम लोगों को 10th में सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में जानना है, इसलिए हम लोग यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि वाला बात ही बतियाएंगे। आगे के क्लास में आप अग्नाशय है इसको बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में पढ़िएगा, तो अभी सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पढ़ लीजिए। तो अग्नाशय में होता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ठीक है? अग्नाशय जो ग्रंथि है इसके लैंगरहैंस की दीपिका से हार्मोन निकलता है। पूछेगा आपसे कि अग्नाशय से हार्मोन निकलता है, तो आप कहें कि हाँ निकलता है। एंजाइम निकलता है, तो आप कहें कि हाँ निकलता है। तो फिर पूछेगा आपसे कि अग्नाशय से हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो आप कहना लैंगरहैंस की दीपिका से। किससे? लैंगरहैंस की दीपिका से। एक वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, उन्हीं के नाम पर लैंगरहैंस कहा जाता है। तो लैंगरहैंस की दीपिका से निकलेगा हार्मोन। तो पहले तो ये समझिए कि लैंगरहैंस की दीपिका है क्या। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि अग्नाशय में कई विशेष प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। अग्नाशय में कुछ विशेष प्रकार के समूह कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है? तो पूछेगा कि लैंगरहैंस की दीपिका किसे कहते हैं, तो आप कहना कि अग्नाशय के पास कुछ विशेष कोशिका होती है और उन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका। बड़ा आसान बात है। अब इसमें कई तरह की कोशिका है, अल्फा बीटा गामा, कई तरह का है। यहाँ आपको सिर्फ बीटा के विषय में जानना है। इसमें इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। पूछेगा कि कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन। कोशिका के नाम पूछेगा तब बीटा कोशिका से। ठीक है? अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन की कमी से इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारा जो रक्त है, ब्लड है, उसमें चीनी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आप कहिए कि इंसुलिन करता है। ठीक है? तो इंसुलिन किस तरह से करता है? तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, कभी कभी इंसुलिन की कमी हो जाती है और उसकी कमी से क्या होता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग होता है। समझ गए? इंसुलिन की ही कमी से कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायबिटीज, और गांव देहात में चीनी की बीमारी हो गया है इसको। ठीक है?
जिसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी, बहुत खतरनाक बीमारी है, उसको घाव हो जाएगा तो जल्दी सही नहीं होगा, है ना। उसके बाद अगर कहीं कट जाएगा तो भी दिक्कत होगी, उसको बहुत सारा निकलता है। इसका पहचान ये भी है कि वो जब पेशाब करता है तो उस पेशाब में मतलब कहीं खाली जगह पर कर दे तो वहाँ चींटी लग जाती है, क्योंकि उसके पेशाब में भी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है। तो यह इसका जो है लक्षण है कि पेशाब करने पर अगर पेशाब में चींटी ज़्यादा लग रही है तो उसको डायबिटीज नामक बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ इतना ही जानिए। बहुत सारा बात है जानने के लिए, लेकिन यहाँ काम चलाओ मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अंतिम ग्रंथि की हम लोग आ गए, अंतिम ग्रंथि की तरफ, जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथि मैंने आपको समझाया है कि महिला में 2 अंडाशय, यहाँ देख रहे हैं आप, लोकेशन यहाँ पर होता है, 2 अंडाशय, और पुरुषों में 2 टेस्टिस यानी कि वृषण। ठीक है, और वृषण को मैंने बताया था कि गांव समाज में हाइड्रोसिल बोल देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोसिल नहीं है, यह वृषण है। पढ़ा लिखा व्यक्ति को वृषण या फिर टेस्टिस बोलना चाहिए। ठीक है, और अब हम लोग देख लेते हैं कि वृषण क्या है और अंडाशय क्या है। तो पहले वृषण के विषय में जानिए। वृषण के विषय में पहले चर्चा किया गया है। देखिए, वृषण यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। यह नर जनन ग्रंथि होता है। वृषण किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, तो यह नर जनन ग्रंथि हो गया। अब इससे हार्मोन कौन निकलता है? जिससे एंड्रोजेन नामक हार्मोन निकलता है। पूछेगा कि वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप क्या बताएंगे? एंड्रोजेन। कौन सा? एंड्रोजेन। आगे है कि एंड्रोजेन हार्मोनों का एक समूह है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्टोस्टेरोन होता है। एंड्रोजेन जो होता है वह कई हार्मोनों का समूह होता है। एंड्रोजेन क्या है? कई हार्मोनों का समूह। पूछेगा कि वृषण से कौन हार्मोन निकला, तो एंड्रोजेन। एंड्रोजेन में एक ही प्रकार का हार्मोन है? तो नहीं, इसमें कई तरह का हार्मोन है। ठीक है, तो कई तरह का हार्मोन होता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन? टेस्टोस्टेरोन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब इसका काम देख लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि जिसका मुख्य कार्य द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्प्रेरित करना है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, लैंगिक लक्षण 2 तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब है कि पुरुषों में अगर जनन अंग है तो वह प्राथमिक लक्षण है, वह बताता है कि वह पुरुष है। जैसे कोई व्यक्ति पुरुष कैसे होता है, तो उसका प्राथमिक पहचान यह है कि उसके बॉडी में टेस्टिस होना चाहिए और पेनिस होना चाहिए, तो वह क्या हो गया? पुरुष कहलाएगा। और ये प्राथमिक लक्षण हुआ। द्वितीयक लक्षण क्या है? द्वितीयक लक्षण ये है कि उसमें जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बन रहा है उसके वजह से ढेर सारा चेंजिंग होगा, उसको हम लोग द्वितीयक लक्षण बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है आवाज़ का भारी होना। आप देखे होंगे, आप लोग खुद अनुभव किए होंगे कि जब आप बच्चे थे, 8-10 साल के थे, बहुत मीठा मीठा आवाज़ आपका निकलता था, लेकिन 13-14 साल के होने के बाद आपका आवाज़ थोड़ा सा भारी हो गया हो। तो यह किसके वजह से हुआ? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से। जब बॉडी में यह बनना शुरू हो गया तो आवाज़ भी धीरे धीरे भारी हो गया। उसके बाद दाढ़ी मूंछ का निकलना। आप में से कई लोगों को दाढ़ी मूंछ निकलना शुरू हो गया होगा। ये भी किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। कुछ को अभी निकलना शुरू हो गया होगा, कुछ को लेट से निकलेगा। तो यह टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जिसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा निकल रहा होगा उसको जल्दी निकला होगा, जिसको थोड़ा बाद में आएगा उसको थोड़ा बाद में निकलेगा। यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन की वजह से होता है दाढ़ी मूंछ का निकलना। उसके बाद जनन अंग में वृद्धि। पुरुषों में जो जनन अंग होता है पेनिस, तो वो क्या होता है कि उसके साइज में वृद्धि हो जाती है। यह भी किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। ये सब के सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण के उदाहरण हो गया। तो ये आपने जाना किसके विषय में? वृषण के विषय में। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किसके विषय में? अंडाशय के विषय में जान लेते हैं। तो अंडाशय के विषय में तो अभी मैंने बताया कि इस जगह पे 2 अंडाशय रहता है। और अब देखिए अंडाशय से क्या क्या सवाल बनता है, इससे ढेर सारा सवाल आपसे पूछेगा। अंडाशय में लिखा हुआ है कि यह मादा जनन ग्रंथि को अंडाशय कहते हैं। ठीक है, मादा जनन ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंडाशय। जैसे नर जनन ग्रंथि को हम लोग बोलते थे वृषण टेस्टिस, उसी तरह से मादा जनन ग्रंथि को क्या बोलेंगे? अंडाशय बोलेंगे, इंग्लिश में ओवरी बोलेंगे। अब इससे पूछा कि इसे कितना हार्मोन निकलता है, तो इसे 3 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन? 3 हार्मोन।
अब देखिए 3 हार्मोन समय समय पर निकलता है, वैसे जो महिला गर्भ धारण नहीं की हुई है ना, उसमें सिर्फ एस्ट्रोजेन निकलेगा। क्या निकलेगा? एस्ट्रोजेन। और गर्भ धारण अगर हो गया तो फिर प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है और रिलैक्सिन भी निकलता है। तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। पहले एस्ट्रोजन को देखिए। पुरुष में हम बताए थे आपको एंड्रोजन, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। पुरुष में क्या निकलता है? एंड्रोजन। और महिला में क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को देखिए, यह मादाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्प्रेरित करते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि पुरुष में एंड्रोजन, एंड्रोजन में कौन? टेस्टोस्टेरोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्प्रेरित करता है। और महिलाओं में कौन? एस्ट्रोजन। समझ गए? तो ये महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या क्या है? इसमें देखिए गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, स्तनों का विकास तथा शरीर पर बाल उगना, ये सब महिला में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के उदाहरण है। गर्भाशय समझते हैं, जिसमें बच्चा क्या होता है? जिसमें बच्चा पलता है। हम लोग जब माँ के गर्भ में रहे थे तो कहाँ थे? इसी गर्भाशय में पले थे। 9 महीना जो रहे हैं, कहाँ रहे हैं? इसी गर्भाशय में। गर्भाशय में ही खाते पीते थे, है ना, और उसी में रहते थे। तो ये गर्भाशय का विकास किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन की वजह से। उसके बाद होता है फैलोपियन ट्यूब। प्रजनन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? यह एक नली होती है और इसी नली में निषेचन की क्रिया होती है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब का भी विकास किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन की वजह से। उसके बाद स्तनों का विकास, महिलाओं में जो स्तन होता है उसका भी विकास किससे होता है? एस्ट्रोजन की वजह से होता है। उसके साथ साथ शरीर पर बाल उगना, शरीर पर जो बाल उगते हैं महिलाओं के, वह भी एस्ट्रोजन की वजह से ही होता है। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? यह निषेचन क्रिया के बाद मादा में होने वाले परिवर्तन इसी हार्मोन के कारण होता है। निषेचन क्रिया के बाद प्रजनन चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु जब मिल जाता है तो मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया के बाद मादा के शरीर में जो जो परिवर्तन होता है और किस हार्मोन की वजह से होता है? प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। तो ये भी समझ गए। आगे है रिलैक्सिन। यह हार्मोन गर्भावस्था के अंतिम चरण में स्रावित होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है उस समय कौन सा हार्मोन निकलता है? रिलैक्सिन निकलता है। यह योनि को चौड़ा करता है और शिशु को बाहर आने में सहायता करता है। ठीक है, तो यह हो गया रिलैक्सिन हार्मोन का। इस तरह से आपने अंतःस्रावी ग्रंथि के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। यह नियंत्रण समन्वय का दूसरा वीडियो था। इसका एक वीडियो और आएगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो उसके विषय में जरूर कमेंट कीजिए। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।